नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आपका। दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और रोज की तरह आज भी मैं आपके साथ डेली करंट अफेयर से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी होने वाले हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और जो भी आपको इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगती है उसे कहीं नोट डाउन जरूर करते रहिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट हैज बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा? निम्नलिखित में से किस एथलीट को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह या ऑप्शन डी साक्षी मलिक। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी पीटी उषा। जी, इन चारों एथलीट में से पीटी उषा को अभी हाल ही में राज्यसभा के मेंबर के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो मनोनीत किया गया है। अगर हम देख ले तो राज्यसभा में जो है प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर को मनोनीत करते हैं। अभी के समय में जो 12 मेंबर मनोनीत किए गए हैं उनमें से कुछ का अगर नाम देख लें तो म्यूजिक कंपोजर इलैया राजा, एथलीट पीटी उषा, फिलैंथ्रोपिस्ट वी हेगड़े और स्क्रीन राइटर वी प्रसाद जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए मनोनीत किए गए हैं। अगर हम बात कर ले कि ये किन किन फील्ड से बिलोंग करते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, तो ये बेसिकली आर्ट से होते हैं और लिटरेचर फील्ड से हो सकते हैं, साइंस फील्ड से हो सकते हैं या सोशल सर्विस फील्ड से हो सकते हैं। और राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 मेंबर को जो है वो मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में जो अगर हम टोटल नंबर की बात कर ले तो 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से 238 यानी कि 230 मेंबर्स जो होते हैं वो या तो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी के जो 12 मेंबर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रीडम फाइटर गांधीयन पी गोपीनाथ नैयर passed away at the age of 100. He was awarded with which civilian award? स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष यानी कि 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी पद्म विभूषण या ऑप्शन डी पद्म भूषण। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी पद्मश्री। जी, नाम है पी गोपीनाथन नायर और ये जो है स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी ये कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका निभाई थी और इनका अभी हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इन्हें जो है इन चारों अवार्डों में से पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। अगर हम इनकी बात कर ले तो ये गांधी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, यानी गांधी के जो भी विचार थे, जो भी उनके भावनाएं थे, उनके ये विचारों पे, उनके बताए गए रास्ते पे ये चलते थे और इन्होंने गांधी जी के साथ जो है हमारे भारत देश को आजाद कराने में इन्होंने भी अहम भूमिका निभाया था। बात कर रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो इस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के साथ। ठीक है, और इन्हें जो है 2016 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। इनका अभी हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has inaugurated the India's first ever Animal Health Summit 2022? भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर संजीव कुमार बालियन, ऑप्शन बी डॉक्टर एल मुरुगन, ऑप्शन सी श्री पीयूष गोयल या ऑप्शन डी श्री पुरुषोत्तम रूपाला। सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी श्री पुरुषोत्तम रूपाला। जी, इन्होंने अभी हाल ही में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। यानी कि ये जो समिट हुआ है ये बेसिकली एनिमल को ध्यान में रखते हुए इस समिट का उद्घाटन किया गया है और इस समिट का जो उद्घाटन हुआ है वो श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के हाथों के द्वारा हुआ है।
अगर हम पुरुषोत्तम रूपाला जी की बात कर ले तो ये हमारे भारत देश के फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के यूनियन मिनिस्टर है। ठीक है, और इस समिट का जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली के NASC कॉम्प्लेक्स में किया गया था। बेसिकली इसकी जो को होस्टिंग की गई थी वो ICFA यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा इसे को होस्ट किया गया था। इस समिट में बेसिकली जो है आयोजन करने का एक ही मोटो था कि जो भी एनिमल है उनके जो ट्रीटमेंट किए जाए वो आयुर्वेदा के जो है हेल्प से उन्हें बेटर जो है बेटर से बेटर उपचार दिया जा सके, जो या तो वो स्ट्रे एनिमल्स हो या जो भी पालतू एनिमल्स हो। तो बेसिकली एनिमल्स के स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए इस समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। NTPC-REL has joined hands with whom to set up India's first commercial scale green ammonia project। NTPC-REL ने भारत की पहली व्यवसायिक स्तर की हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी श्रीराम एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन सी गुजरात अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड या ऑप्शन डी लॉर्ड्स क्लोरो एल्कली लिमिटेड। सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए जो है गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। जी, NTPC-REL ने गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ जो है भारत की पहली व्यावसायिक स्तर की हरित अमोनिया परियोजना की स्थापना के लिए अभी हाल ही में इन्होंने इससे हाथ मिलाया है। अगर हम GACL की बात कर ले तो ये एक गुजरात गवर्नमेंट की PSU सेक्टर की एक कंपनी है। ठीक है, ये बेसिकली इसकी जो प्रोडक्शन है वो केमिकल है। और अगर NTPC-REL की बात कर ले तो ये जो है एक NTPC की ये एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों ने आपस में जो है अमोनिया प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है, यानी कि एक समझौता किया है। और NTPC की बात कर ले तो इसकी फाउंडेशन जो है 7 नवंबर 1975 को की गई थी और इसकी हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। रिसेंटली मोहम्मद बारकिंदो हैड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 63। ही वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ डैश। हाल ही में मोहम्मद बरकिंडो का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह डैश के महासचिव थे, यानी कि आपको फील करना है कि वह किसके महासचिव थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी ओपेक या ऑप्शन डी ONGC। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी ओपेक। जी, ये मोहम्मद बरकिंदो जिनका अभी हाल ही में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये ओपेक में महासचिव के पद पर अभी तैनात थे। और मोहम्मद बरकिंदो की अगर हम बात कर ले तो ये एक नाइजीरियन पॉलिटिशियन भी थे, साथ ही साथ ये ओपेक के सेक्रेटरी जनरल के पद पे ये विद्यमान थे। और अगर हम ओपेक की बात कर ले जिसकी ये सेक्रेटरी जनरल थे, तो ओपेक का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी जितने भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। और इसी के महासचिव के अभी जो है हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने सबसे पहले जो है इस पोस्ट पे 2016 में जो है ये इस पोस्ट पे अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, और तब से लेकर अभी तक जो है ये ओपेक के महासचिव के रूप में जो है ये कार्य कर रहे थे। और अगर हम जो है आने वाले 31 जुलाई की अगर हम डेट की बात कर ले तो ये 31 जुलाई को इनका दूसरा कार्यकाल का टर्म जो है वो पूरा होने वाला था, लेकिन अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब बात कर लेते हैं ओपेक की। मतलब ओपेक का अगर हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसकी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। और इसकी अगर फाउंडेशन डेट की बात कर ले तो सितंबर 1960 में इसकी फाउंडेशन की गई थी। कहां पे? इराक के बगदाद में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन एंड सेकेंड इंडियन टू फीचर ऑन IMF वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्योति घोष,
ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी रोहिणी पांडे या ऑप्शन डी रितिका खेरा। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ। जी, ये आईएमएफ की जो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की जो दीवार है जिसपे उनके फोटो टंगे हुए हैं, जिसपे उनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, उस दीवार पे प्रदर्शित होने वाली जो है ये भारत की पहली महिला और दूसरी भारतीय जो है बन गई है गीता गोपीनाथ। जी, इनकी अगर हम बात कर ले तो ये इंडियन बॉर्न इकोनॉमिस्ट है और ये जो है अभी आईएमएफ के जो है फर्स्ट डिप्टी मैनेजर भी ये बन चुकी हैं, यानी कि अभी हाल ही में इन्हें जो है आईएमएफ के फर्स्ट डिप्टी मैनेजर के पद पे इन्हें अपॉइंट किया गया था। और अगर हम पहले भारतीय की बात कर लिए तो दूसरी भारतीय है जो है उस दीवार पे प्रदर्शित होने वाली। अगर हम पहले भारतीय की बात कर ले तो वे थे रघुराम राजन, यानी रघुराम राजन जब आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च के पद पर तैनात थे, साल था 2003 से लेकर 2006 तक, तब इन्हें जो है वो उपाधि दी गई थी और आईएमएफ के दीवार पे जो है इनके बारे में प्रदर्शित किया गया था। अब जाके जो है दूसरी अगर हम भारतीय की बात कर ले तो वो है गीता गोपीनाथ, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो है गीता गोपीनाथ। ठीक है, और गीता गोपीनाथ को आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट के जो है पद पे अक्टूबर 2018 में नियुक्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड रिसेंटली? निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूके या ऑप्शन डी कनाडा। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी यूके। जी, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ इन्होंने एक कंजर्वेटिव लीडर के तौर पे भी इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, अभी जो है पिछले मंथ ही ये जो है नो कॉन्फिडेंस में ये सरवाइव कर गए थे, यानी नो कॉन्फिडेंस वोटिंग हुई थी उसमें ये सरवाइव कर गए थे, लेकिन अभी जाके इन्होंने फिर से जो है अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बोरिस जॉनसन की बात करें तो ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो है 24 जुलाई 2019 को ये बने थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। इंडिया हैज बीन elected by UNESCO to the Intergovernmental Committee for the Protection of Intangible Cultural Heritage for how many years? भारत को कितने वर्षों के लिए यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 years, ऑप्शन बी 3 years, ऑप्शन सी 4 years या ऑप्शन डी 5 years। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी 4 years। जी, भारत को 4 साल के लिए जो है यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि ICH यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसके संरक्षण के लिए जो है अंतर सरकारी समिति के लिए 4 साल के लिए भारत को चुन लिया गया है। अगर हम जो है बात कर ले भारत की तो ये तीसरी बार है जब भारत को जो है इस कमिटी के लिए जो है नियुक्त किया गया है, यानी कि चुना गया है। इसके पहले भारत जो है ICH का मेंबर जो है वो 2006 से 2010 तक रह चुका है। साथ ही साथ 2014 से 2018 तक भी ये ICH का मेंबर रह चुका है, यानी कि यहाँ पे देखें तो 4 साल के लिए, यहाँ पे देखें तो 4 साल के लिए, और फिर अभी भारत को 4 साल के लिए जो है ICH के मेंबर के रूप में चुना गया है। ठीक है, और अगर हम ICH की मेंबर की इंटर गवर्नमेंटल कमिटी की बात कर ले तो इसमें जो है अभी जो है 24 जो है देश यानी कि 24 मेंबर जो है इसमें अभी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वेयर हैज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड अ 4 feet टॉल स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजा आचार्य? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजा आचार्य की 4 फीट लंबी शांति की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अहमदाबाद या ऑप्शन डी वेल्लोर। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीनगर। जी, स्वामी रामानुजा आचार्य की जो है 4 फीट लंबी प्रतिमा का, जिसे शांति की प्रतिमा बोला गया है, इसका अनावरण अभी हाल ही में हमारे देश के यूनियन होम मिनिस्टर
अमित शाह के द्वारा श्रीनगर में जो है इसका अनावरण किया गया है। और अगर हम जो है इस प्रतिमा के जो है कुछ और भी जो है डिटेल के बारे में जाने, तो इससे पहले जो है इस प्रतिमा का अनावरण जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 216 फीट की स्टैचू, श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट की स्टैचू का अनावरण जो है इन्होंने हैदराबाद में फरवरी में किया था। लेकिन ये जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा की हाइट 4 फीट है और इस प्रतिमा का अनावरण जो है वो हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा श्रीनगर के सोनवर में किया गया है। अगर हम श्री रामानुजाचार्य की बात कर ले तो ये आइडिया ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करने वाले संत थे, इसीलिए इन्हें जो है अभी के समय में जो है इन्हें हर जगह जो है इनकी प्रतिमा का स्थापना किया जा रहा है। यानी अभी के समय में लोग जो है इक्वालिटी में विश्वास जो है काफी ज्यादा करने लगे हैं। इसी कारण जो है अमित शाह ने यह भी घोषणा की है कि अब जो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा वो गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, अगर हम रामानुजाचार्य की बात कर ले तो इन्हें रामानुजा के नाम से भी जाना जाता था और ये जो है वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, साथ ही साथ ये सैल्वेशन के प्रिंसिपल को लोगों को सिखाते थे। ठीक है, लोगों को बताते थे कि आप जो है हर लोगों को इक्वलिटी के रूप में जो है उसे देखें, हर लोगों को एक तरह का सम्मान दें। इसी जो है रास्ते पे ये चलते थे और लोगों को भी चलने की जो है ये संदेश देते रहते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has become the first cricket captain to win 30 consecutive T20 मैचेस? लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले क्रिकेट कप्तान कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी बाबर आजम या ऑप्शन डी एरोन फिंच। हमारे ऑप्शन तो आपको दिख चुके हैं, अब सही जवाब भी देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी रोहित शर्मा जी। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले ये दुनिया के पहले T20 कैप्टन ये बन चुके हैं और इन्होंने जो है ये उपलब्धि अभी हाल ही में इंडिया और इंग्लैंड की जो है मैच चल रही है, इसी मैच में इन्होंने ये कप्तानी करके ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, रोहित शर्मा जो कि अभी पिछले T20 या पिछले टेस्ट सीरीज में ये इंडिया इंग्लैंड के मैच में अब्सेंट थे क्योंकि इन्हें कोविड हो गया था, लेकिन अभी कोविड से ये अच्छे से जो है रिकवरी होने के बाद इन्हें जो है इन्होंने अपनी कमान फिर संभाल ली है और इन्होंने जो अभी T20 मैच खेला है उसमें एक अपना जो है एक नया रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित कर दिया है। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आप और भी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं या स्टैटिक जीके से रिलेटेड डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं या डेली क्विज लगाना चाहते हैं या जो है आप कोई भी टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट जो है sarkaripariksha.com को विजिट कर सकते हैं। हम जो है सारे इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल कराते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। साथ ही साथ आप अगर किसी भी सोशल मीडिया से जो है जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो या ट्विटर हो, अगर आप इसका अच्छा से उपयोग करते हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए तो हम वहां पे भी अपने इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल कराते हैं। आप हमें वहां भी जो है फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्त अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जब आप बेल आइकन जो है प्रेस करते हैं तो हमारे इस चैनल पे जितनी भी वीडियोज की अपडेट आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।